तो बच्चों, आज हम प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट की स्टडी करना चाह रहे थे, उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को किसी कैपेसिटर के सिरों के बीच में ले जाके जोड़ दिया गया तो क्या स्थिति होगी, वोल्टेज और करंट में कौन अग्रगामी होगा, कौन पश्चगामी होगा, क्या स्थिति होगी, ये देखना है। तो हमारी हेडिंग होगी जब परिपथ में संधारित्र C जुड़ा हुआ हो, व्हेन सर्किट कंटेन्स कैपेसिटर C। तो हम एक कैपेसिटर C कंसिडर करेंगे जिसका कैपेसिटेंस C होगा, एक संधारित्र C होगा जिसकी धारिता C होगी, और इसके सिरों के बीच में हम अपना अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ले जा करके जोड़ दें। एक सिरा हम संधारित्र की एक प्लेट से जोड़ देंगे और दूसरा सिरा संधारित्र की ये दूसरी प्लेट से जोड़ देंगे। और जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हमारा अप्लाई हुआ है ये V=V0 sin ओमेगा t का अप्लाई हुआ है, जहां V0 इसकी पीक वैल्यू है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पीक वैल्यू है। तो इसमें होगा ये कि जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे, ये इसमें संधारित्र के सिरों के बीच में होगा, तो इसमें ये संधारित्र हमारा चार्ज होगा, आवेशित होगा, करंट सप्लाई होगी और ये संधारित्र हमारा चार्ज होगा, आवेशित होगा। तो हम कंसिडर कर लें कि किसी दिए गए टाइम पर, किसी समय पर, और उसमें कितना चार्ज स्टोर हो जाता है, चार्ज Q स्टोर हो जाता है। और जब चार्ज आ गया तो पोटेंशियल भी आ जाएगा, वहाँ विभव भी आ जाएगा, और उस समय इसकी प्लेटों के बीच का विभव कितना हो जाता है, ये V हो जाता है। और यही वोल्टेज जो V अप्लाई हुआ है इसी के बराबर वोल्टेज इसके संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में इतना क्रिएट हो जाता है। तो हमारे पास जो अप्लाइड वोल्टेज है, वो वोल्टेज का अप्लाइड वोल्टेज का एक्सप्रेशन जो है ये है V=V0 sin ओमेगा t। और इसके लिए अगर हम Q, V और C में संबंध देखना चाहें तो हमारे पास होगा Q=CV, Q=CV, जहां ये संबंध हो जाएगा Q=C×V, जहां Q क्या है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में स्टोर चार्ज है, और V इसकी प्लेटों के बीच का पोटेंशियल विभव, और C इसका क्या है, कैपेसिटेंस है, संधारित्र की धारिता है। तो यहाँ से जो अप्लाइड वोल्टेज, तब तक ये कैपेसिटर हमारा चार्ज होता रहेगा जब तक इसके प्लेट के बीच का वोल्टेज इसके वोल्टेज के बराबर नहीं हो जाता है। तो उस स्थिति में जब उसके वोल्टेज के बराबर हो जाएगा तो ये वैल्यू यहीं पर हम ला करके रख सकते हैं। तो हमें ये मिल जाएगा, इट इम्प्लाइज चार्ज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर Q=C, और V के स्थान पर इतनी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये V0 sin ओमेगा t। इतना चार्ज हमारा कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में स्टोर हो गया, ठीक ना। अब हम ये देखेंगे कि करंट कितनी वहां सप्लाई होती है, करंट की क्या स्थिति होती है। तो हम ये जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट, आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो हम इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज निकाल लें, रेट निकाल लें, तो रेट निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा करंट I=dQ/dt। क्लियर, करंट मिल जाएगा dQ/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तब आप ये वैल्यू जो हमारी आई है, इस वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें करंट की वैल्यू दे देगा I=d/dt, और ये चार्ज की पूरी वैल्यू है Q=CV0 sin ओमेगा t, ये हो जाएगा CV0 sin ओमेगा t। अब ये डिफरेंशिएशन हो रहा है, हमारा वेरिएबल t है, t के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट जो C और V0 है इसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे। हमेशा हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से अपने कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, तब ये स्थिति बना देगा आपको, ये I=, ये CV0 d/dt sin ओमेगा t, ठीक। ये हमें CV0 बाहर हो जाएगा और d/dt हमारा ऑपरेटर आगे जाएगा, तो d/dt sin ओमेगा t। अब sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि cos ओमेगा t होता है, तो ये d/dt ऑफ sin ओमेगा t ये चेंज हो जाएगा, I = C
वी नॉट कॉस ओमेगा टी, और फिर अभी हमारा साइन के कोणांक में वेरिएबल छिपा हुआ है टी, तो वहां तक हम जाएंगे अपने ऑपरेटर को लेकर के, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें ओमेगा। तो ये आगे बढ़ गया आई इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब हमें देखिए हमने अप्लाइड किया है, जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो साइन के फॉर्म में है, साइन एक्सप्रेशन में है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम फेज देखने के लिए हम साइन के फॉर्म में करंट को भी लेके जाएं, जब साइन के फॉर्म में हम करंट को लेके जाएंगे तो इस cos ओमेगा टी को हम चेंज कर सकते हैं और ये लिख सकते हैं सिंस cos ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप ये जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन पाई बाई टू मीन्स साइन ओमेगा टी, साइन पाई बाई टू मीन्स 90 प्लस ओमेगा टी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। तो इसकी जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये मिलेगा आई इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा और साइन आपको मिल जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी। अब इसमें ये इस वैल्यू पर हम ध्यान देंगे, हमारे पास जो सी वी नॉट और ओमेगा है, ये सी जो है ये कैपेसिटर जो लगा है इसका कैपेसिटेंस है और ये कांस्टेंट होगा। हर कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटी माने चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी फिक्स होती है, तो सी की वैल्यू आपकी क्या होगी, ये फिक्स होगी। वी नॉट पीक वैल्यू ऑफ अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है उसका पीक वैल्यू है, अधिकतम मान है, ये भी फिक्स होगा। और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसकी, वो भी क्या होगा, फिक्स होगा। ये सारी बातें कांस्टेंट होंगी और इसको हम मानेंगे वेयर, जहां वेयर सी वी नॉट ओमेगा इज इक्वल टू आई नॉट। तो अब इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, इसकी जगह पर हम आई नॉट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें एक्सप्रेशन चेंज होके मिल जाएगा। तो एक्सप्रेशन चेंज होगा तो मिलेगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये एक्सप्रेशन हमें करंट के लिए मिल गया और ये आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू का। और हमने जो अप्लाई किया था, अप्लाइड वोल्टेज हमारा था V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखिए ये वोल्टेज का पीक वैल्यू है, यहाँ करंट का पीक वैल्यू है, ये साइन ओमेगा टी है, ये साइन ये वोल्टेज के लिए फेज की स्थिति है, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। करंट में पाई बाई टू प्लस हो रहा है, इसका मतलब कि करंट पाई बाई टू फेज में अग्रगामी है। इस स्थिति में क्या मिला हमें कि करंट पाई बाई टू फेज में अग्रगामी होगी वोल्टेज में। तो इससे ये पूरा समरी से समराइज हो गया कि जब हम सर्किट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे और सर्किट में हम कैपेसिटर जोड़ेंगे तो उस स्थिति में करंट हमारी वोल्टेज से पाई बाई टू फेज में अग्रगामी होगी। वो करंट हमारी वोल्टेज से पाई बाई टू फेज में अग्रगामी होगी। तो अब इस स्थिति को हम अपने फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो फेजर डायग्राम जो बनाएंगे, जो इसका कला आरेख बनाएंगे वो ये हो जाएगा। हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज हो गया V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो हमारे पास करंट आई, करंट एक्सप्रेशन हो गया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू का।
तो इसका फेजर डायग्राम हम बनाएं तो इस स्थिति में फेजर डायग्राम जो बनेगा, काला आरेख इसका जो होगा, हम अगर इस पर करंट को ले लेते हैं और करंट हमारी क्या है, वोल्टेज से π/2 फेज में अग्रगामी है, तो वोल्टेज को हम पश्चगामी दिखा दें। देखिए करंट जो धारा है, ये धारा वोल्टेज से π/2 फेज में अग्रगामी है। तो अगर हम अग्रगामी स्थिति को धारा को दिखाना चाहते हैं तो हम इसकी दूसरी भाषा भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज हमारा करंट से π/2 फेज में पश्चगामी है। पश्चगामी को हम नीचे दिखा सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो इस स्थिति में ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज, और फेज हो गया कितना, π/2 का। ये फेजर डायग्राम हो गया। और जो वेव इसका डायग्राम बनेगा, जो इसका तरंग आरेख बनेगा, उसकी ये स्थिति हो जाती है, जैसे यहां पर हमारा क्या हो गया, ω t, और ये प्लस, ये माइनस, ये 0 पॉइंट। अगर हम अप्लाइड वोल्टेज को इस तरीके से दिखाना चाहते हैं, इसको हम तरंग आरेख कहते हैं, क्योंकि ये तरंग की तरह आता है, इसलिए इसको हम वेव डायग्राम या तरंग आरेख कहते हैं। तो ये वोल्टेज के लिए हो गया, और ये वोल्टेज आपने जो अप्लाई किया था ये V, और करंट वोल्टेज से π/2 फेज में अग्रगामी है, करंट आगे है। इसका मतलब वोल्टेज जब 0 होगा तो करंट आपकी क्या होगी, हाई होगी, और वोल्टेज जब हाई होगा तो करंट आपकी क्या होगी, 0 होगी, लो होगी। इस स्थिति में हमारा ये इसका तरंग आरेख प्राप्त होगा। और ये हमारे लिए ये क्या प्राप्त हुआ आपको, ये करंट का। ये दोनों डायग्राम में अंतर क्या है कि ये डायग्राम आपका वेव डायग्राम बोला जाता है, इसको तरंग आरेख कहते हैं। ये डायग्राम आपका फेजर डायग्राम बोला जाता है, इसको कला आरेख कहते हैं। ये क्या है, ये फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम, और ये हमारा है वेव डायग्राम। इसको हम कला आरेख कहते हैं, कला आरेख, और इसको हम कहते हैं तरंग आरेख। अब एक जगह हम फिर कोट करेंगे जहां से हमें यह प्राप्त हुआ था कि जो पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का ये I0 जो प्राप्त हुई थी, उसको देखेंगे कि क्या स्थिति होगी। तो हमने ये सब्स्टिट्यूट किया था, ये हमारा आया था I0 इज इक्वल टू ω/c V0। यहाँ से V0 अपान I0 अगर हम करें, V0 अपान I0, तो ये मिल जाएगा 1/ω/c। यहाँ से ये अगर हम V0 अपान I0 करें तो मिल जाएगा 1/ω/c। अब इस पर हम थोड़ा सा कोट करेंगे, ये पीक वोल्टेज अपान पीक करंट है, ये पीक वोल्टेज अपान पीक करंट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि वोल्टेज अपान करंट हमेशा जो वैल्यू देता है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है और रुकावट की वैल्यू देता है। वोल्टेज अपान करंट क्या देता है, वो रुकावट की वैल्यू को देता है। तो पीक वोल्टेज अपान पीक करंट जो है, ये जो हमारे V0 अपान I0 मिला हुआ है, ये कहीं ना कहीं जो इतनी क्वांटिटी दे रहा है, ये करंट के फ्लो होने में रुकावट है। यही इतना धारा के प्रवाहित होने में प्रतिरोध का काम करेगा। और यहाँ पर इस प्रतिरोध को हम XC से लिखते हैं, इसको लिखेंगे XC इज इक्वल टू 1/ω/c, XC इक्वल टू 1/ω/c। और XC को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखिए इस पर आप फिर देखेंगे जो ये V नॉट अपान I नॉट है, ये 1/ω/c प्राप्त हुआ, और वोल्टेज अपान करंट का जो रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस को कोड कराता है। तो वोल्टेज अपान रेशियो जो यहाँ मिला हुआ है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा इस सर्किट के अंतर्गत। तो इसमें जब हम लोग कैपेसिटर को जोड़े थे और ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जोड़ करके V नॉट साइन ω/t अप्लाई किए और ये C कैपेसिटेंस का कैपेसिटर हमने लगा दिया सर्किट में। तो इससे ये नहीं शुरुआत में कुछ फाइनल हुआ था कि कोई रुकावट उत्पन्न होगा, रेजिस्टेंस होगा कि रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो उसके आधार पर लेकिन आगे एक्सप्रेशन में ये देखने को मिल गया हमें कि ये वोल्टेज अपान करंट का रेशियो जो 1/ω/c मिला ये कहीं ना कहीं रुकावट का काम करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है धारितीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। जो छुप करके कार्य होता है उसको प्रतिघात कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, धारितीय प्रतिघात। तो हमारे पास ये स्थिति, अगर हम ये कहें कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर f है, उसकी फ्रीक्वेंसी f है, अगर ये कहा जाए कि यदि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति f हो तब के लिए क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू 2πf, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2π एंड 2π इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, तो ओमेगा इक्वल टू 2πf। देन तब हमारे पास जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसका ये जो धारितीय प्रतिघात होगा xc इक्वल टू 1/2πfc। क्लियर? जहां ये 2π और ये c ये कांस्टेंट की स्थिति में होगा तो इससे हम कह सकते हैं कि xc इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f। जो इसका धारितीय प्रतिघात होगा वो अल्टरनेटिंग करंट जो होगा, जो अप्लाइड वोल्टेज होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। मींस फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाएगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की करंट सप्लाई होगी तो रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर के द्वारा लग रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये आपका क्या होगा, एक बढ़ेगा तो अगला घटेगा, ये स्थिति होगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये क्या होगा, घटेगा। अगर इनके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो ये ग्राफ की स्थिति हो जाएगी, यहाँ हमें f और यहाँ अगर हम क्या करें xc, ये ऐसे ग्राफ आपका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ होगा, ये xc इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f। माने फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हो गई तो हमारा जो रुकावट होगा कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में वो कम हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी अगर कम हो गई, कम फ्रीक्वेंसी की सप्लाई अगर इसमें जा रही है तो जो रिएक्टेंस काम करेगा ये ज़्यादा होगा। इसके आधार पर अगर हम ये मान लें कि उसमें डीसी की सप्लाई हो रही हो, एसी के बजाय किसकी सप्लाई हो रही हो, डीसी की सप्लाई हो रही हो, तो डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। f इक्वल टू 0 फॉर डीसी, डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी हमेशा एसी में होती है, अल्टरनेटिंग करंट में होती है। तो उस स्थिति में अगर हम डीसी सप्लाई यहाँ करा दें, डीसी फॉर डायरेक्ट करंट हम डीसी सप्लाई के लिए करें फॉर डीसी, f इक्वल टू 0, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी तो रिएक्टेंस हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब कि डीसी बहुत आराम से सप्लाई नहीं हो पाएगी, अब डीसी को रोकेगा और एसी को क्या करेगा, सप्लाई हो करने देगा। ये चीज हमें जब हम फिल्टर सर्किट बनाते हैं तो वहां पर यूटिलाइज होता है। ओके।